बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स पोर्शन आपके एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विड का पोर्शन आप लोगों के एमडी कैट के एग्जाम के अंदर यहाँ से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब लिक्विड्स बेसिकली क्या है? लिक्विड बेसिकली हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ मैटर है। और लिक्विड्स का कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम एज कंपेयर टू देयर साइजेस। बट जो लिक्विड्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस। बट सॉलिड्स की निस्बत ये डिस्टेंस ज्यादा होता है। नंबर वन चीज। उसके बाद लिक्विड्स के बारे में याद रखना है, इनका नो डेफिनेट शेप। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये वेरी इजी टू pours into some vessel and it will get the shape same as vessel. फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेसल के अंदर लिक्विड्स को डालेंगे तो लिक्विड्स की शेप वैसी ही हो जाएगी जैसे वेसल की है। अगर आप कोई इस तरह का वेसल है, इस तरह के वेसल के अंदर लिक्विड्स को डालेंगे तो उसकी शेप लिक्विड की इस वेसल की तरह हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। यानी लिक्विड्स के बीच में अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो कि गैसेस से ज्यादा होती हैं बट सॉलिड से लेसर होती हैं। यानी गैसेस से ज्यादा होती हैं और सॉलिड से वो कम होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिफ्यूज किया जा सकता है। यानी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी लिक्विड्स कैरी करते हैं, आगे टिक लगा देते हैं, ठीक है। बट जो डिफ्यूजन है आपके ख्याल में डिफ्यूजन फास्ट होगी या स्लो होगी? तो ये डिफ्यूजन स्लो होगी, यानी स्लोअर देन गैसेस। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बड़े लाइट हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। जबकि लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगी, तो डिफ्यूजन कम होगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी। सो यू कैन से कि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर लिक्विड्स हैं, और उसके बाद सॉलिड्स हैं जिनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होती है, ना होने के बराबर, सबसे माइन्यूट। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद कंप्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिक्विड्स की कंप्रेशन के बारे में, तो लिक्विड्स को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली लिक्विड्स गैसेस की तरह थोड़ी हैं कि इनको हम कंप्रेस कर सकेंगे। तो इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आप इनकी क्लोज पैकिंग कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे। तो वैसे हम बोलेंगे कि लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बट इनकी क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। और इनके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी गैस के इनके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की कहीं ना कहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। हर तरह की एनर्जीज होती हैं जिनको इंटरनल एनर्जीज कहते हैं। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके जी। तो यहां पे हम हेडिंग नेक्स्ट लगाते हैं, इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। कि लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में याद रखना है, यहाँ पे जो हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, और लंदन फोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किस तरह की फोर्सेस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी स्पेशल टाइप की बॉन्ड होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन फिक्स होता है और हाइड्रोजन के साथ एक ऐसा एलिमेंट होगा विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बिल्कुल होगा। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इंटरमोलिकुलर, ये इंटर भी हो सकती है और इंट्रा भी हो सकती है। इंटर का मतलब होता है विद इन टू मॉलिक्यूल्स, विद इन टू
मॉलिक्यूल्स, या आप इसको कह लें between टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंटर का मतलब होता है between टू मॉलिक्यूल्स, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो होगी वो इंट्रा। एक एग्जांपल देखो, जैसे वाटर है H2O, एक H2O की दूसरी H2O के साथ जो ये बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी? दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी इंटरमोलिक्यूलर, ये इंटरमोलिक्यूलर है। बट इस H2O को अगर आप ओपन करके देखो तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है ना, तो ये जो बॉन्ड होगा ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नो डाउट ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहलाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है। लेकिन इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलेंगे। गॉट इट? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर भी होती है, इंट्रा, बट हमारे सिलेबस में जो गिवन है ना दैट इज ओनली इंटर मॉलिक्यूलर, उसको इंटर मॉलिक्यूलर को ही डिस्कस किया गया है, यानी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl की एग्जाम्पल देखो, H और Cl। अब ये Cl फर्दर आगे H के साथ बॉन्ड बनाएगा, और आगे Cl, और ये Cl फर्दर आगे किसके साथ? H के साथ, इससे। ठीक है, अब ये एक पूरा मॉलिक्यूल, ये भी एक पूरा मॉलिक्यूल, ये भी एक पूरा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इस पूरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो डॉटेड डॉटेड आपको शो हो रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा जी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद कोविलेंट बॉन्ड के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, कई दफा आपके एमडी कैट में पूछा गया कि 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग देन कोविलेंट बॉन्ड। तो ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है? कोविलेंट बॉन्ड, यानी ये 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्कोहल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। उसके अलावा जैसे सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक जैसे ही एक दूसरे को हल करते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो इसका मतलब ये होता है जैसे ही एक दूसरे को हल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होता है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास NH3 इसके एग्जाम्पल हो सकता है, HF इसके एग्जाम्पल हो सकता है। अब HF को बोला जाता है कि वीक एसिड है। अब उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये है कि भाई देखे ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। एच एफ यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, फ्लोरीन की होती है 3.97, अप्रोक्सीमेटली 4। सो देर इज अ लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। सो वी कैन से कि HF और दूसरे इस H के साथ, और इस F की H के साथ, तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ, इसकी इसके साथ, तो ये यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि इट इज वेरी अपहिल टू रिमूव दिस फ्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन फ्रॉम फ्लोरीन। तो इसलिए ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। सो मुझे ये बताएं, जब ये H इजिली रिमूव नहीं हो सकता तो क्या ये एज अ एसिड बिहेव कर सकता है? एसिड तो वो होता है जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव दे, और बेस वो होता है जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव दे। तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव ये देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फ्लोरीन और H की बॉन्डिंग ही बड़ी स्ट्रांग है। और वो बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है? जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये एक अच्छा एसिड नहीं है। HF इज अ वीकर एसिड। अच्छा एसिड वो होता है जो आसानी से H पॉजिटिव दे दे, और आसानी से H पॉजिटिव कौन देता है? जिसके बीच में फोर्सेस वीक होती हैं। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट वाइज बात करूं, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट वाइज बात करूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर HI का होता है, और फिर HBr का होता है, और फिर HCl का? ये आपने याद रखना है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाइज इनकी रेशो होती है, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद HF का होता है, और उसके बाद NH3 का होता है। ये भी ऑर्डर याद रखना है। ये बॉइलिंग पॉइंट्स का बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाइज इनकी क्या मतलब इनका ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद पोलैरिटी वाइज बात करते हैं। पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सिंपल सी बात है भाई, HF सबसे ज्यादा पोलर होगा, फिर वाटर होगा, और लास्ट पे NH3 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा, फिर इसमें कम, फिर इसमें सबसे कम। गॉट इट? उसके बाद मुझे ये बताया, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी भाई, वाटर में सबसे ज्यादा होती है, दो दो, फिर एच एफ के अंदर और फिर NH3 के अंदर। तो ये एक्सटेंट वाइज ऑर्डर है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट वाइज, ये भी बॉइलिंग पॉइंट वाइज, और ये पोलैरिटी वाइज। ठीक है, पोलैरिटी वाइज ये वाला ऑर्डर होता है, और एक्सटेंट वाइज ये वाला ऑर्डर होता है। आई होप कि आपको तमाम चीजें क्लियर हुई हैं। अब यहाँ पे देर इज अ नीड टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। यू नो स्ट्रक्चर ऑफ आइस कॉन्टेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर। तो यहाँ पे एक दो चीजें सिंपल आप लोगों को देखनी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आप लोगों ने याद रखना है जो आइस का स्ट्रक्चर होता है दैट इज हेक्सागोनल। वो हेक्सागोनल होता है, पहली बात की आपने याद रखनी है, ठीक है। और जो आइस होती है आप लोगों ने पढ़ रखा है 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, देन लिक्विड। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो इसका 9% मोर वॉल्यूम होता है, मोर वॉल्यूम देन लिक्विड, यानी लिक्विड से ज्यादा इसका वॉल्यूम होता है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आपको पता ही है आइस की जो डेंसिटी होती है दैट इज लोअर देन वाटर, ये लोअर देन वाटर होती है। अब डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है क्योंकि इसकी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, अंदर वैकेंट स्पेसेस हैं, अंदर वैकेंट स्पेसेस हैं। जबकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड ऐसे करीब करीब होते हैं। तो इसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, और इसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम है। ओवरऑल इसका वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे इतनी सी जगह को देखो तो एक मॉलिक्यूल है, इसकी इतनी सी जगह देखो तो दो मॉलिक्यूल है। तो इसलिए आइस की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। सो दैट इज वाई आइस फ्लोट्स, आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पे ये फ्लोट करती है, फ्लोटिंग, ठीक है। और मैक्सिमम जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, आपको पता ही होगा। जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 277 केल्विन। ठीक है, और बिलो जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम बिलो जाएं, यानी बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएं, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेंसिटी क्या होती जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये आप लोगों ने याद रखना है, गॉट इट। आई होप आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता चला होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बेसिकली, एक इवापोरेशन, एक हमारे पास वेपर प्रेशर, और एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। आए जरा इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इवापोरेशन को। इवापोरेशन बेसिकली किसे बोलते हैं, इवापोरेशन कहते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैस, यानी गैस के अंदर कन्वर्ट होना। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसको इवापोरेशन कहते हैं, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना दैट इज कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। एक छोटी सी चीज मुझे बताएं, क्या इवापोरेशन नेचुरली होता है, बिल्कुल होता है। तो दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है। नेचुरल कैसे फिनोमिना है, कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, आप हफ्ते बाद आओगे तो देखोगे वो पानी वापरेट हुआ पड़ा होता है। कहीं पे नदी नालों में ऐसे आपको पता होगा, बारिश हुई है कहीं पे पानी थोड़ा सा खड़ा है तो कुछ देर के बाद वो सूख जाता है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। उसके बाद इवापोरेशन ऑल टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा हो जाता है। जैसे आप किसी लिक्विड को फर्नेस पे रख दो, बॉयल करो, तो वो लिक्विड जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। इट मीन्स कि इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर फास्टर विल बी द इवापोरेशन रेट, गॉट इट। उसके बाद इवापोरेशन एंडोथर्मिक होता है। आपको पता है एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और इससे क्या होती है, कूलिंग। तो याद रखो कि जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे उसमें कूलिंग कॉज होती है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखना है। डिपेंड किस किस के ऊपर इवापोरेशन कर रहा होता है, तो याद रखो इवापोरेशन का रेट डिपेंड कर रहा होता है एक तो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे कर रहा है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इवापोरेशन कम होगा ना, जितनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ही तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। उसके अलावा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब कितनी नमी है वेपर्स के अंदर, ठीक है, उससे भी इवापोरेशन कम होती है। अगर ड्राई है तो वहां पे ड्राईनेस ज्यादा है, तो वहां पे इवापोरेशन फास्ट हो जाती है, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर इज एक्चुअली व्हाट, वेपर प्रेशर इज के
प्रेशर जो वेपर्स लगाते हैं लिक्विड के ऊपर, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। कहीं पे एक लिक्विड पड़ा, उसके ऊपर जो वेपर्स प्रेशर लगाएंगे वो वेपर प्रेशर होगा। पहले ये लिक्विड क्या कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, फिर वेपर्स कंडेंस होकर नीचे आते हैं, तो वो जो प्रेशर लगाते हैं दैट इज वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड कैसी है उस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर को मैयर दो मेथड से किया जाता है। एक किया जाता है बैरोमीटर से, और एक किया जाता है मैनोमीटर से। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज जस्ट टू मेजर वेपर प्रेशर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। अब बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को कह लो ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है। वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड को आपने हीट अप किया, ठीक है। कितना हीट अप किया? एक बाहर से प्रेशर लग रहा है ना, जिसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। और एक जब आपने इस लिक्विड को हीट अप किया तो एक अंदर वाला भी तो वेपर का प्रेशर बनेगा ना, उसको वीपी बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो थोड़ी देर के बाद ये लिड ऊपर इसका पड़ा हिलने लग जाएगा, लिड उठ जाएगा, ऐसा ही है। तो वो वाला पॉइंट जिस पे ये वाला वेपर प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल का अंदर वाला वेपर प्रेशर बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, तब जितना नीचे से टेम्परेचर आपने दिया होगा ना, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे वाटर 100 डिग्री सी पे अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल आ जाता है सी लेवल पे। यानी कराची के अंदर आप जाए ना, प्योर कराची के अंदर, वहां पे वाटर से एग्जैक्ट 100 डिग्री सी पे बॉईल होगा, क्योंकि वहां पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल किस टेम्परेचर पे आएगा? 100। पहले आपने 10 डिग्री सी दिया, फिर आपने उसको करते करते 50 डिग्री सी, फिर 60, 70। तो जब आप 100 पे पहुंचेंगे यू विल सी कि अंदर वाले वेपर्स का प्रेशर बाहर वाले वेपर के प्रेशर, बाहर वाली गैस के मॉलिक्यूल, बाहर वाली एयर के प्रेशर के इक्वल आ गया अंदर वाले वेपर का प्रेशर। अंदर वेपर्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि नीचे से लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं। और जब आप 100 डिग्री सी पे पहुंचेंगे तब अंदर वाले प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल आएगा, और तब इस 100 डिग्री सी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का। सिमिलरली कोई भी लिक्विड पड़ा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। सो दैट वाज फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन एंड दैट ऑल। और यही आप लोगों के टॉपिक्स इंक्लूडेड थे। आई होप के यू गॉट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।